गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक वेव्स क्लासेस में। देखिए, 12th क्लास का एक टॉपिक है उस्ताद फयाज़ खां। टर्म सेकंड में आपका एक बड़े गुलाम अली खां, एक फयाज़ खां, एक पंडित कृष्ण राव शंकर हैं। देखिए, अभी के टाइम के लिए ना टर्म 1 टर्म 2 में डिवाइड कर रखा है, लेकिन 12th क्लास में उस्ताद फयाज़ खां का जो जीवन परिचय है वो अगर आपके सालाना एग्ज़ाम होते हैं, एक बार एग्ज़ाम होंगे तब भी आता है। आप वो लोग भी देख सकते हैं इसको जो साल में एक बार 2023 में जब एग्ज़ाम देंगे वो भी देख सकते हैं, 2022 में दे रहे हैं वो भी देख सकते हैं कि ये टॉपिक है और ये होता है। चाहे आपके साल में एक बार एग्ज़ाम हो, चाहे इस साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम हो। तो अब देखते हैं फयाज़ खां। फयाज़ खां का जन्म सन 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में अपने मामा के घर हुआ। देखिए, उनका जन्म उनके मामा के घर हुआ था। आगरा के निकट सिकंदरा, कोई स्थान का नाम, कोई जगह, कोई गांव, कोई शहर। 1886 में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही उनके पिता सफदर हुसैन की मृत्यु हो गई। देखिए कि ये याद रखने योग्य बात है कि 3-4 महीने पहले ही, जब फयाज़ खां का जन्म हुआ उसके 3-4 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनको अपने पिता के स्नेह तथा प्यार की छत्रछाया प्राप्त नहीं हुई। उनके नाना गुलाम अब्बास खां ने उनका पालन पोषण किया और 5 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष की उम्र तक उनको तालीम दी। देखिए, तालीम देने से मतलब क्या? शिक्षा दी, पढ़ाया, उनको संगीत के बारे में सिखाया। घर में ही उनके नाना ने उनको संगीत की शिक्षा दी। फयाज़ खां किशोर अवस्था से ही अच्छा गाने लगे थे। देखिए, घर में सिखाने वाले हैं और तो घर में कोई भी सिखाएगा तो बेस्ट से बेस्ट सिखाने की कोशिश करेगा। तो किशोर अवस्था में ही वो अच्छा गाने लगे थे। कई स्थानों पर उनका कार्यक्रम रखा गया और उसमें ये सफल रहे। इनके गायन से प्रभावित होकर मैसूर नरेश ने इन्हें सन 1906 में, देखिए उनका जो गाना है उस गाने को देखकर मैसूर के राजा ने सन 1906 में एक मेडल और सन 1911 में आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि से सम्मानित किया। आफ्ताबे मौसीकी संगीत के लिए एक जो अच्छा गाते हैं उस टाइम की कोई उपाधि है जो अच्छे सिंगर, अच्छे गायक को देते हैं। आगे बढ़ते। कुछ समय तक ये बड़ौदा में महाराज साजीराव के दरबारी गायक भी रहे। महाराज सयाजीराव के दरबारी गायक भी रहे। महाराजा ने इनको ज्ञान रत्न की उपाधि दी। देखो, उपाधियाँ मिली, एक आफ्ताबे मौसीकी मिली है, दूसरी ज्ञान रत्न की उपाधि प्राप्त हुई है। कुछ समय बाद, देखिए मैं आप लोगों को अंडरलाइन कर देता हूँ एक तो, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना रहे। एक तो यहाँ है आफ्ताबे मौसीकी और ये एक है ज्ञान रत्न की उपाधि। ठीक है, ये आप इसको याद करें, आफ्ताबे मौसीकी और ज्ञान रत्न। कुछ समय बाद दरबार की आज्ञा लेकर खां साहब मुंबई, कोलकाता, लखनऊ तथा लाहौर के रेडियो स्टेशन से अपने कार्यक्रम प्रसारित करने लगे। देखिए, उस समय के टाइम में रेडियो स्टेशन बहुत बड़ा माध्यम होता था अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर आपके टीवी ये सब चीज़ें नहीं थी। उस टाइम पर एक रेडियो ऐसा माध्यम था जिसके ज़रिए देश विदेश, अपने आसपास के गांव, शहर या दूर दराज के शहर, उन सब में अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है। गाते समय उनके 2 शागिर्द से मतलब क्या होता है? शिष्य। 2 उनके शिष्य रेडियो स्टेशन पर भी साथ रहते थे, जिनसे इन्हें आलाप में सहायता मिलती थी। आलाप मतलब क्या है? स्वरों को आकारी में गाना। ठीक है, आलाप में सहायता मिलती थी और गाने में
रंग जमा रहता था। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस देखें, ध्रुपद और ख्याल जो शैली है, ध्रुपद क्या है? ध्रुपद ना शास्त्रीय संगीत का एक पार्ट है, ख्याल भी शास्त्रीय संगीत का एक पार्ट है। श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था। देखिए, ध्रुपद और ख्याल इन दोनों गायक शास्त्रीय संगीत की गायकी हैं। इन दोनों गायकियों पर गायक का पूर्ण अधिकार था, मतलब बहुत अच्छा गाते थे। इनको बिल्कुल ये समझ के चलिए कि बहुत नॉलेज थी इनके बारे में और बहुत अच्छा गाते थे। फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण श्रोताओं के देखिए, फिर भी ना वो अपने सरल स्वभाव के कारण जो श्रोताओं की जो डिमांड आती थी कि आप गज़ल सुनाइए, तो वो गज़ल भी सुना देते थे। और गज़ल और ठुमरियाँ वो भी बहुत अच्छी गाते थे। ठुमरी के प्रत्येक अंग को वे इस सुन देखिए, मैं यहाँ से कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ तक आप देखेंगे। ये लाइनें मैंने अभी बोली हैं। ठुमरी के प्रत्येक अंग को वे इस सुंदर रीति से प्रस्तुत करते थे कि अच्छे अच्छे ठुमरी गायक भी आश्चर्य में रह जाते थे। मतलब उनका गायन में बहुत अच्छा हाथ था और बहुत अच्छा गाते थे। ध्रुपद और ख्याल तो गाते ही थे, वो श्रोताओं के आग्रह करने पर, श्रोताओं के कहने पर वो गज़ल भी सुनाते थे। और ठुमरी के प्रत्येक अंग को बड़े गजब तरीके से गाते थे। जो ठुमरी गायक होते थे वो भी उनको ठुमरी गाते देखकर भौचक्के रह जाते थे कि इस तरह से ठुमरी गाना। फ़याज़ खां का व्यक्तित्व भी बड़ा प्रभावशाली था। लगभग 6 फीट के कद, बड़ी बड़ी मूछें, पुष्ट शरीर। देखिए, वो शेरवानी पहनते थे, ये आप उनकी बॉडी के लिए बोल सकते हो। 6 फुट का शरीर था, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे, ठीक है, शेरवानी पहनते थे, वे दूर से ही पहचाने जा सकते थे, ठीक है। इत्र से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। जब कोई परिचित मित्र उन्हें मिलता तब वे इत्र द्वारा उनकी खातिर करते। इत्र, देखिए, उनको इत्र लगाना बहुत पसंद था। कोई भी अपने परिचित, अपने दोस्त मित्र से मिलते तो इत्र से उनकी खातिर अवश्य करते। फ़याज़ खान ने अपनी तालीम और अपने रियाज को सार्थक और सफल बनाया। अपनी विलक्षण प्रतिभा और अपनी अपूर्व बुद्धि तथा कल्पना से उन्होंने अपने गायन का पोषण किया और उसे सफल बनाया। देखिए, इसमें पढ़ लेना इसको एक बार, बाकी मैं भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। उनके सुरीले कंठ ने भी उनकी गायन कला, देखिए मुझे थोड़ा सा कहाँ पर थे हम। देखिए, फ़याज़ खां आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे। देखिए, अगर आपको ये 2 नंबर में मिलता है तो आपकी जो मेन लाइनें होंगी आप उनको लिखना, क्योंकि अगर ये आप पूरा लिखोगे तो आपका जाके 2-3 पेज, 2.5 पेज में कंप्लीट होगा, उतना समय भी नहीं होगा आप लोगों के पास। जो मुख्य जो लाइनें हैं, मेन जो लाइनें हैं, उनको आप लिखिए। जो जैसे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इनको तो आप अच्छे से याद करें। खैर, इतने से तो काम चलने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा याद करें आप। और जो एक्स्ट्रा जो लाइनें लग रही हैं आपको, उनको आप छोड़ सकते हो। फ़याज़ खां आगरा घराने के प्रसिद्ध गायक थे। यह घराना मूलतः ध्रुपद व धमार गायकों का था। इस घराने के गायकों के स्वरों का लगाव गहरा और बुलंद होता है। ध्रुपद तथा ख्याल शैली के इस श्रेष्ठ गायक का अपनी कला पर पूर्ण अधिकार था। वे
बंदिशों के बोलतान भी लेते थे। बंदिश जैसे आज के टाइम पे हम किसी भी राग में देखते हैं, जो 4 लाइनें होते हैं जिनको एक गाने की तरह गाया जाता है, उनको बंदिश बोलते हैं, किसी बच्चे को अगर नहीं मालूम है तो। तथा पृथक पृथक मुखड़े लेकर सम पर आने की इनकी रीति तथा लय के, देखिए जब क्या होता है, अलग अलग तरह से मुखड़े को गाकर एक क्रिएटिव कर कर सम पर आना, शास्त्रीय संगीत में सम पर आना बड़ा महत्व रखता है। ठीक है, इनके पास यह कला भरपूर मात्रा में थी कि वो अलग अलग तरह से मुखड़े को गाकर सम पर आते थे। इनके जो देखिए तोड़ी, पूरिया, जयजयवंती, खट, सिंदूरा, ललित, दरबारी आदि इनके प्रिय राग थे। ये रागों के नाम है, कंफ्यूज ना होना। तोड़ी, पुरिया, जयजयवंती, खट, सिंदूरा, ललित, दरबारी आदि इनके प्रिय राग थे। फ़याज़ खां, होरी, धमार, देखिए फ़याज़ खां, होरी, धमार और ख्याल टप्पा इत्यादि के विशेषज्ञ थे। देखिए जहाँ पीछे से हम पढ़ के आए हैं, होरी भी एक गायन है, ये भी एक तरह से, जैसे ये ठुमरी टप्पा है, होरी भी इस तरह से एक गायन है। होरी, धमार भी शास्त्रीय संगीत का गायन एक शैली है। ख्याल शास्त्रीय संगीत, टप्पा भी एक तरह से शास्त्रीय संगीत में ही ले सकते हैं इसको। शास्त्रीय संगीत नहीं तो अर्ध शास्त्रीय संगीत बोल सकते हैं। ख्याल, टप्पा इत्यादि के विशेषज्ञ होते हुए भी ठुमरी, गज़ल और दादरा जैसी लोकप्रिय शैलियों को भी बेजोड़ तरीके से गाते थे। देखिए ठुमरी भी एक गायन शैली है, गज़ल और दादरा भी, ये भी गायन शैली है। दादरा एक ताल भी है, ठीक है, और धमार भी एक ताल है, और धमार गायकी भी है, दादरा गायकी भी है। धमार धमार ताल में गाया जाता है, दादरा दादरा ताल में गाया जाता है। फ़याज़ खां ने अपने जीवन काल में बहुत सी बंदिशें सीखी। संगीत के साथ साथ कविता का भी उनको बहुत शौक़ था। देखिए कविता भी गाना उनको बहुत पसंद था। वो जब अपने जीवन काल में उन्होंने बहुत सारी बंदिशें सीखी, और बंदिशें तो गाते ही थे, लेकिन उनको कविता गाने का भी बहुत शौक़ था। लगभग 250 गीतों की बंदिशें उन्होंने, प्रेम पिया, कितने सारे आपको नाम मिल जाएंगे इसमें, देखो, ठीक है, प्रेम पिया उपनाम से की है, उनमें जयजयवंती, राग, मोरे मंदिर, ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी हैं। ललित राग में निबंध, तरपत, आपको बहुत सारे नाम मिल जाएंगे। इन्होंने बहुत सारी गाई हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड आज के टाइम पे भी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी आपको ये। ललित राग में निबंध, तरपत है, जैसे जल बिना मीन तथा नट बिहाग में जन जन पायल बाजे शीर्षक रिकॉर्ड बहुत ही प्रसिद्ध हुए। इन्होंने अपनी संगीत शिक्षा जिस कड़ी मेहनत से प्राप्त की, लगभग उतने ही परिश्रम से वे अपने शिष्यों को भी तैयार करते हैं। मतलब इनके जो स्टूडेंट रहे हैं, इन्होंने उनको भी बड़े ही अच्छे ढंग से सिखाया है। जितनी कठोर मेहनत करके, जितना कठोर परिश्रम करके इन्होंने खुद से शिक्षा ग्रहण की है, खुद संगीत सीखा है, उतने ही लगन के साथ ये अपने शिष्यों को देते, अपने शिष्यों को सिखाते हैं। इन्हीं के शिष्यों ने आगे चलकर फ़याज़ खां के गानों को जीवित रखा। इनकी शिष्य परंपरा बहुत ही विस्तृत थी। इनमें से कुछ का नाम इस प्रकार है: निसार हुसैन, अजमत हुसैन, शरफत हुसैन, वसीर खां, अता हुसैन, मलिका जान और शंभू महाराज इत्यादि। रंगीले घराने के इस यशस्वी गायक का
देखिए, यशस्वी घराने के इस गायक का निधन 5 नवंबर 1950 को बड़ोदरा में हो गया। देखिए, ये थोड़ा सा टफ लिखा हुआ है, शरीरांत करके कुछ ये इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट सीधा लिखना है। सन इतने इतने को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, एक बार हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, फयाज़ खां का जन्म 1886 में आगरा के निकट सिकंदरा में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का मतलब इनके जन्म से 3-4 महीने पहले ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये अपने मामा के घर पैदा हुए। इनके नाना ने इनको शिक्षा दी, इनके नाना ने इनको पढ़ाया। ठीक है, किशोर अवस्था से ही अच्छा गाते थे। ठीक है, इनका गायन अच्छा देख के मैसूर नरेश ने 1906 में एक मेडल दिया, 1911 में आफ्ताबे मौसिकी दी। ठीक है, आफ्ताबे मौसिकी की उपाधि दी। फिर इनको एक महाराजा ने ज्ञान रतन की उपाधि दी। फिर ये बड़े बड़े रेडियो स्टेशन हैं उनसे वो गाने लगे। ठीक, इनका ध्रुपद ख्याल गाना बहुत लाजवाब था। फिर आ गया इनका, कितना इनका कद था, क्या पहनते थे, बड़ी बड़ी मूछें रखते थे। फिर इनके शिष्य आ गए, इनके शिष्यों ने कितने इनके शिष्य रहे हैं। ठीक है, उनके राग कौन से प्रमुख राग रहे हैं, किस प्रकार की गायन शैली है, कैसे गाते थे, कौन से गायकी में उनका हाथ अच्छा था, कौन सी गायकी बड़े अच्छे से गाते थे, ध्रुपद धमार ये सब चीज़ें गाते थे। फिर जो उनकी गायकी जो पॉपुलर हुई है उसका उनके नाम लिखे हुए हैं, जो रिकॉर्डेड आज भी मिलते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जितनी मेहनत से सीखते थे, जितनी मेहनत से इन्होंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की, उतनी ही मेहनत से इन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया है। इनके शिष्यों के कुछ प्रमुख नाम आ गए हैं। फिर इस घराने के जो महान संगीतज्ञ फयाज़ खां थे उनका निधन हुआ है। उनके निधन उसके बाद आता है उनका जो मृत्यु का स्थान कौन सा है, वो उनकी मृत्यु किस सन में हुई थी, किस महीने में हुई थी, किस डेट को हुई थी, इस तरह से सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। और कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करें, आप कमेंट में मेरे से क्लियर कर सकते हैं। कमेंट में आप कह सकते हैं कोई टॉपिक में दिक्कत है तो कमेंट में आप बता सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मैं उसी पे वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और बच्चों तक पहुँचे जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। म्यूज़िक का तो कहीं ट्यूशन्स भी नहीं रखते हैं, तो देखते हैं कहाँ से हम पढ़ें। तो यूट्यूब एक ज़रिया है, आप उन बच्चों तक वीडियो पहुँचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।